आप देख रहे हैं यंग बर्ड्स में फ़हीम अहमद। आपको मालूम होगा कि आर्टिकल एब्रोगेशन के बाद कश्मीर के हालात बदल रहे हैं। जो लोग सियासत करते थे उनके दुकान कहीं ना कहीं बंद हो चुके हैं। लंदन में बैठे हमारे आज के मेहमान, इन्होंने लंदन में करीबन 20 साल गुजारे, एज अ लेक्चरर वहाँ पे भी काम किया और कश्मीर के लिए भी बहुत सारा काम किया। आज हम मिलाने आपको जा रहे हैं जावेद अहमद कोकरू साहब से, जिन्होंने हाल ही में बीजेपी का दामन थाम लिया। जावेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले आपकी तस्दीक करूँ, जावेद अहमद नहीं बल्कि जावेद इकबाल मेरा नाम है। जावेद इकबाल ककरू, सभी लोग मुझे जावेद ककरू के नाम से जानते हैं। जावेद साहब, आप लंदन में रह चुके हैं, एज ए लेक्चरर वहाँ पे भी काम किया और कश्मीर के लिए भी बहुत सारा काम किया, यहाँ पे स्टूडेंट्स को पढ़ाया और उसके साथ साथ अगर यहाँ का जो हेरिटेज है उसके साथ भी वाबस्ता आप रहे हैं। तो थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे पहले। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं तकरीबन 20-22 साल से लंदन में मुकीम रहा और लंदन में मेरी जो अपनी मसरूफियात रही, जो रोज़गार कमाने के हवाले से, ज़िंदा रहने के हवाले से, वो मेरा शोबे तालीम से वाबस्तगी रही। मैं वहाँ पे कॉलेजेस और सेकेंडरी स्कूल्स और यहाँ कभी कभी यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ाता रहा। मेरा ज़्यादातर पढ़ाना जो था वो वहाँ पे उर्दू और अंग्रेज़ी में पढ़ाता रहा। लेकिन उसके साथ साथ चूँकि मेरा ताल्लुक़ कश्मीर से है, कश्मीर मेरी ज़मीन है, कश्मीर मेरी माँ है, तो यहाँ पे जो हालात रहे उन हालात की अक्कासी और उन हालात को सही तरीके से, सही ढंग से न सिर्फ हिंदुस्तान के अवाम तक बल्कि पूरी दुनिया के अवाम तक पहुँचाने के लिए मैंने वहाँ पे काम किया। और कश्मीर की सकाफ़त, कश्मीर की तहज़ीब, कश्मीर की इकोनॉमी, कश्मीर का कल्चर, कश्मीर की पॉलिटिक्स, इस हवाले से मैंने वहाँ पे काम किया और बहुत सारी एग्जिबिशंस भी की, जिस हवाले से मैंने वहाँ पे ये साबित कर दिया कि कश्मीर जो है ये हिंदुस्तान का एक हिस्सा है और हिंदुस्तान का हिस्सा होने के साथ साथ इसकी अपनी अफादियत है, इसकी अपनी अहमियत है। सर, ये बताइए कि आपने अब बीजेपी का दामन थामा है, तो थोड़ा सा इस बारे में जानना चाहूँगा, क्योंकि अगर कश्मीर की बात करें तो कश्मीर घाटी के अंदर काफ़ी सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जो यहाँ पे पिछले 70 सालों से भी जो है सरकार चला रही थी। आखिर बीजेपी ही क्यों? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल आपने मुझसे पूछा है कि बीजेपी ही क्यों मैंने ज्वाइन। ये मैं आपको पहले बता दूँ कि मेरा बीजेपी ज्वाइन करना कोई अचानक का फ़ैसला नहीं, बल्कि इस पर पूरी सोच विचार के साथ और पूरी डेलिब्रेशन के साथ जब मैं इस नतीजे पे पहुंचा और एक मवाजना किया। अब मवाजने में हमारी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जिसमें नेशनल पार्टीज़ भी आती हैं और इसमें लोकल पार्टीज़ भी आती हैं। उनकी कारकर्दगी को देखकर, उनकी सोच को देखकर, उनके हर एक पहलू को देखकर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि बीजेपी एक ऐसी जमात है जो प्रो पीपल है, जो प्रो पीपल होने के साथ साथ प्रो पुअर पीपल। और मेरा चूँकि हमेशा ये एक मिशन सा रहा है, मेरी एक सोच हमेशा ये रही है, एक फीलिंग ऐसी रही है कि इंसान अपने लिए तो सब कुछ करता है। मेरी ही आप मिसाल ले लीजिए, मैंने अपने लिए, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का करम है, अपने लिए जो कुछ मैंने करना था वो मैंने कर दिया। लेकिन इसके साथ साथ अपने लिए करने के साथ साथ जो दूसरों के लिए करने का एक जज्बा हो, जिसमें झूठ ना हो, जिसमें एक सच्चाई हो, वो देखकर मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि बीजेपी एक ऐसी वाहिद जमात है जो प्रो पीपल है, प्रो पुअर पीपल है और जो कहती है वो करती है। बाकी जितनी भी जमातें हैं उन्होंने हमेशा आज तक हमें सब्ज़ बाग दिखाए हैं, झूठ का पलंदा उनके पास है और जब भी वो हमारे साथ कुछ हमसे, अवाम से हासिल करने के लिए आते हैं, झूठ के सिवा उनके पास कुछ नहीं है। जबकि इन लोगों के पास, यानी कि बीजेपी के पास एक ऐसे प्रोग्राम्स हैं, एक ऐसी सोच है जिसको वो आगे ले जाकर अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करते हैं। दैट्स व्हाई आई जॉइन बीजेपी। अगर आने वाले इलेक्शंस में आप हिस्सा लेंगे तो क्या लेकर आप लोगों के पास जाएंगे? जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरा बीजेपी का मकसद क्या था, बीजेपी मकसद ज्वाइन करने का, और मैं यही बात लेकर उनके पास चला जाऊंगा। मैं उनको यही बात बता दूंगा कि 2014 से लेकर आज तक
2023 तक 2023 तक। आप देख लीजिए आप के पास कौन लोग आए जिन लोगों ने आपकी मुश्किलात को आसान बना दिया, आपकी फलाह व बहबूद के लिए काम किया। मैं उनसे ये कहूँगा कि बीजेपी की ऐसी जमात, अब नरेंद्र मोदी जी को आप ले लीजिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं इस वक्त के, उन्होंने कितनी स्कीम्स दे दी, हर घर जल, प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम, बीमारों के लिए 5 लाख रुपए का तक के लिए इलाज, पढ़ाई के मैदान में, बिजनेस के मैदान में। एक आप देखिए, गूगल कीजिए, एक साइट है उमंग साइट आप देख लीजिए, और उसमें आप देख लीजिए कि हिंदुस्तान के गरीब आवाम के लिए, हिंदुस्तान के लोगों के लिए कितनी ऐसी स्कीम्स आई हैं जिनका लाभ उठाकर लोग इस वक्त अपना इक्तिसादी ज़िंदगी जो उनकी है उसको बेहतर बना रहे हैं। तो मेरा ये होगा, मैं जब भी आवाम के पास चला जाऊंगा, अपने भाई बहनों के पास चला जाऊंगा, तो मेरा यही होगा कि मैं उनको ये बता दूंगा कि आप खुद फैसला कीजिए, आप एक एनालाइज कर लें। आपकी एक पॉलिटिकल पार्टी ए थी, बी थी, सी थी, जो भी आपके पास पॉलिटिकल पार्टीज आती थी, उनकी कारकर्दगी को देखकर और इनकी कारकर्दगी को देखकर आप ये फैसला कीजिए कि आपकी फलाह व बहबूद के लिए कौन सी पार्टी ठीक है। जैसा आर्टिकल एब्रोगेशन के बाद क्या लगता है आपको, कश्मीर बदल रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं आपके तवासुत से ये बताना चाहूँगा कि आर्टिकल 370 को ख़त्म करना बीजेपी का एक सिर्फ इंतखाबी मंशूर ही नहीं था, बल्कि उसको ख़त्म करना, उन्होंने उस चीज़ को ख़त्म किया है जिसका एक स्केलेटन था, जो एक ढांचा था। उसके जितने भी वाइटल पार्ट्स थे वो तो कांग्रेस और कांग्रेस से वाबस्ता तमाम लोकल पार्टीज ने आस्ता आस्ता निकाल दिए थे। अब बीजेपी ने एक स्केलेटन को ख़त्म कर दिया, तो उन्होंने कौन सा गुनाह कर दिया? 370 था क्या? एक खोखला स्केलेटन, एक खोखला ढांचा। आप देख लीजिएगा कि हिंदुस्तानी पार्लियामेंट में भी क्या नाम था उनका, जिन्होंने ये कहा था कि दैट वी विल टेक और वी हैव, गुलजारीलाल नंदा साहब, ये उनका स्टेटमेंट आज भी है, कांग्रेस के वो रहे हैं, उन्होंने कहा था वी विल टेक एवरी वाइटल ऑर्गन आउट फ्रॉम द 370। अब बीजेपी ने इसको बाआवाज़ बुलंद, बवाल दौर ख़त्म करके एक इंटीग्रेशन को पूरे मुल्क के साथ, कश्मीर के एक इंटीग्रेशन को उन्होंने किया है। मैं समझता हूँ कि हर एक कश्मीरी को ये बात जाननी चाहिए और समझनी चाहिए कि आर्टिकल 307 एक धोखा था, जिसके वो धोखा देकर, देखिए ना, कश्मीरी में कहा करते थे ना, चोन इज़्ज़त में ओन इज़्ज़त, फैज़ होंद इज़्ज़त, ऐज़ होंद इज़्ज़त, दफ़ा 63। कौन सी इज़्ज़त की बात कर रहे थे वो लोग, जिसको खोखला किया। अब अगर बीजेपी ने इस ढांचे को ही ख़त्म कर दिया और ये सोचकर ख़त्म कर दिया कि कश्मीर की आवाम और ख़ासकर कश्मीर के नौजवान इस बात को समझ लें कि 370 उनके लिए एक धोखा था और इसको ख़त्म करना उनकी उमंग, उनकी सोच, उनकी बहबूद, उनको आगे ले जाने के लिए एक कदम था। आखिर में आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आर्टिकल एब्रोगेशन जब से ख़त्म किया गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जब केस का फैसला भी आया, और जो पार्टियां, जो पिटिशनर्स वहां पर उसके खिलाफ लड़ रहे थे, उनका ये अभी भी कहना है कि हम इसको रिवाइव कराएंगे। देखिए, रिवाइव कराने में कोई हर्ज नहीं है। हिंदुस्तान, आपको लगता है रिवाइव करके भी ये वापस आ सकता है? मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि सबसे पहले मैंने आपसे गुजारिश की है कि 370 कुछ था ही नहीं, एक खोखला ढांचा था, ख़त्म क्यों गया था। और दूसरी बात ये है कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जो हमारा कानून बनाने वाला एक सबसे बड़ा एक इंस्टीट्यूशन, उस इंस्टीट्यूशन में इस आर्टिकल को ख़त्म किया गया है। और उसके बाद हमारे मुल्क के सबसे बड़ी जुडिशरी सिस्टम में जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर डेलिब्रेशन करके तमाम पिटिशनर्स को सुनने के बाद कानून के दायरे में रहते हुए ये फैसला किया है कि इसका जाना जो है ये गैर कानूनी नहीं। अब रहा सवाल आपका ये कि इसके रिव्यू के लिए और क्या रिव्यू में हो सकता है।
मैं समझता हूँ, मैं तो कोई कानून का तालिब इल्म भी नहीं हूँ, मुझे कानून के बारे में कोई इल्मियत नहीं है, लेकिन जो ज़ाहिरी तौर पर मैं समझता हूँ कि रिव्यू करना उनका हक है। हमारे संविधान ने, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने एक लीगल सिस्टम हमें दे दिया है जिस पे हमें पूरा भरोसा है। उस लीगल सिस्टम के तहत इनका रिव्यू होना बड़ी अच्छी बात है, और अगर इस रिव्यू में कोई चीज़ सामने आती है जो उनके हक में हो या उनके मुखालिफ हो, वो तो कानून की बालादस्ती होगी। लेकिन ज़ाती तौर पर अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि रिव्यू में भी ये लोग कुछ हासिल करने वाले नहीं हैं, लेकिन कानून है, अगर कानून की कोई ऐसी शिक उनमें कोई रिलीफ मिलता है तो हम उसका खैर मकदम करें। अच्छा सर, ये बताइए कि आने वाले इलेक्शंस में आप बीजेपी को कहाँ देखते हैं और जम्मू कश्मीर का जो यूनिट है उसको कहाँ देखते हैं? सबसे अच्छा सवाल आपने किया है कि जम्मू कश्मीर के यूनिट के हवाले से बीजेपी अच्छा काम कर रही है और बीजेपी अवामी सतह तक पहुंच रही है, लोकल लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे काम कर रही है। और ग्राउंड लेवल पे काम करना सिर्फ वोट हासिल करने का मकसद नहीं है। बीजेपी को वोट मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता है, लेकिन बीजेपी का मकसद जो है वो अवामी फलाह व बहबूद है, वो गरीब लोगों तक पहुंचना है, वो हिंदुस्तान को मजबूत और मुस्तकम बनाना है, वो कश्मीर को मजबूत और मुस्तकम बनाना है। उसके लिए आप देख रहे हैं कितने प्रोजेक्ट्स इस वक्त कश्मीर में काम कर रहे हैं, सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, कश्मीर श्रीनगर जो है उसको दिल्ली के साथ जोड़ा जा रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज जो है वो बन रहा है, जिसका हम तस्वीर भी नहीं कर सकते थे। तो आगे जाकर बीजेपी इस लेवल पे जब काम करती है तो जाहिर सी बात है जो वोटर है वो ये समझेगा, और उसको समझने के बाद मैं समझता हूँ कि बीजेपी की सूरत हाल मजबूत से मजबूत होती जा रही है, और आने वाले इलेक्शन में बीजेपी एक अहम रोल अदा कर रही है, और आगे चलकर ये साबित कर देगी कि बीजेपी ही एक वाहिद जमात है जो हिंदुस्तान के तमाम बाशिंदों के लिए, तमाम रहने वालों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इनकी फलाह व बहबूद की जमात है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जावेद इकबाल कोकरू साहब, आज के हमारे मेहमान। आपको बता दें कि इनका यही कहना है कि आर्टिकल एब्रोगेशन के बाद जो है कश्मीर घाटी में डेवलपमेंट हो रही है और आने वाले वक्त में जो है बीजेपी उभर कर आएगी। बाकी मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए यंग बर्ड्स के साथ। फ़हीम अहमद, श्रीनगर।